मनु शर्मा। अपन ने अभी तक ना रिवीजन में लीनियर अलजेब्रा में देख लेते हैं रैंक की प्रॉपर्टी क्या होती है। नाउ अपन अब देखेंगे लीनियरली डिपेंडेंसी क्या होती है और इंडिपेंडेंसी क्या होती है। साथ ही साथ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो पीछे तक पढ़ाया है वो समझ में आया हो और आप इसको लाइक करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स मूव टू द सेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अपन स्टार्ट करने वाले थे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर होते क्या है अपन इसको देखने वाले थे ना। अच्छा ये ओके, ठीक है ना। तो टू वेक्टर x1 एंड x2 दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उनका लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है अपन कैसे, अपने को कैसे पता चलेगा। तो वो होता है कि इफ टू वेक्टर x1 एंड x2 आर सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, if one vector can written as scalar multiplication of otherwise linearly independent, ठीक है ना। ये कोई आपको याद नहीं करना है, आपको कोई भी याद नहीं करना डेफिनेशन, आपको सिर्फ समझना है कि क्या कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या कहता है। एग्जांपल लेते हैं अपन। x1 एक वेक्टर है 1 2, ठीक है। x2 अनदर वेक्टर है 2 and 4। ओके नाउ 1 minute, I'm taking a pen. Okay, done. Now x2 is 2 and 4, ठीक है। x1 अलग वेक्टर है, x2 दो वेक्टर है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं, अपन यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई अगर इसमें से 2 कॉमन निकल जाए तो 1 2 बन जाएगा इसमें x2 में। सो x2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x1। मतलब ये डेफिनेशन यही तो बोल रही है कि इफ वन कैन रिटर्न एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यही तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है 2 ऑफ अदर, तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वेक्टर होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। आई होप कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक नोट पॉइंट है, ठीक है ना, आप नोट पॉइंट रख लेना कि कोई मैट्रिक्स दे रखा है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, दे रखा है। और उसका अगर आपको रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होगी, उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होगी। इसका रैंक का ऑर्डर के बराबर होने का सिंपली मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या निकलता है कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो वेक्टर दे रखे होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है n क्रॉस n का मैट्रिक्स और उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर हो गई और उसको पूछा कि वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नोट पॉइंट है, याद रखना, ध्यान रखना। ओके, याद तो रखने वाली चीज यही नहीं यार, मतलब देखो एक आइडिया बना लो ना दिमाग में कि भाई ठीक है एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, अगर उसके डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ ना तो समझ जाओ ना यार तुम कि लीनियरली डिपेंडेंट है ही नहीं वो किसी के ऊपर ना। देखो अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है, वो होती है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर की डेफिनेशन जो बोलती है कि कौन से वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर दे रखे होंगे अपने को, x1 एंड x2 वेक्टर दे रखे होंगे, उन दोनों को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर कहेंगे इफ x1 का ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू जीरो हो जाए, कि ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डॉट सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर। वो वेक्टर कहलाएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है ना। एक आता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होता है कि टू वेक्टर आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर, टू वेक्टर x1 एंड x2 सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर। इसकी दो कंडीशन है देखो, ठीक है ना। इसकी जैसे ऑर्थोगोनल में एक ही कंडीशन है कि x1 का ट्रांसपोज डॉट x2 करेंगे जीरो आ गया तो वो ऑर्थोगोनल,
ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। बट ऑर्थोनॉर्मल में दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि x1 ट्रांसपोज डॉट x2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन है कि ये क्या बना रखा है ना, इसे बोलते हैं केपला। ये जो बनाते हैं ना दो डेज के बीच में x1 को लिख रखा है, इसे बोलते हैं केपला। अगर केपला आप x1 वेक्टर का केपला और x2 वेक्टर का केपला इक्वल टू 1 हो जाए तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब तुम बता रहे हो, तुम्हें सोच रहे होगे यार ये केपला क्या होता है, तो इसको भी देख लेंगे अपन कि केपला निकालते कैसे, छोटा सा, ठीक है ना, ओवरव्यू रख लेंगे कि केपला निकालते कैसे। आई होप कि ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में कोई भी इशू नहीं है, सब क्लियर हुआ है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स याद रख लो कि क्या कंडीशन होती है ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में। नाउ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, कोई भी गिवन वेक्टर देगा ना, उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखना है। एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो सिंपली इज इक्वल टू वो वेक्टर और डिवाइड बाय उस वेक्टर का केपला निकालना है, CFPLA केपला, ओके। उस वेक्टर का केपला निकाल के उस वेक्टर से डिवाइड करोगे तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बताया था ना आपको कि नोट पॉइंट ये है कि सर ये केपला निकलता कैसे है? ठीक है ना, निकाल देते हैं केपला, कोई दिक्कत थोड़ी। x1 एक वेक्टर दे रखा है, x1 एक वेक्टर दे रखा है a और b, और इस वेक्टर का एक केपला निकालना है तो सिंपली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है केपला ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है ना। आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालने के बाद उसका केपला निकालने के लिए सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर कर देना और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बनाना है। तो उस वेक्टर को डिवाइड बाय उसके केपला से करोगे तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर आ जाएगा। इससे गेट मैकेनिकल में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ आई होप कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म समझ में आया होगा। अगले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी तो क्या, मतलब कुछ प्रॉपर्टी है कि भाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अपन, कोई दो वेक्टर को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर m क्रॉस n का ऑर्डर है और एक बी मैट्रिक्स है जिसका n क्रॉस p का ऑर्डर है, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर का, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, वो होगा m क्रॉस m और p के ऑर्डर का होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में आगे, एक अच्छा सा डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा। सेकेंड प्रॉपर्टी है भाई कि AD AB दो मैट्रिक्स या दो वेक्टर के प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू अपोजिट ऑफ बोथ, ठीक है ना। जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा, बी मैट्रिक्स दे रखा, दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप उसके बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप कि प्रोडक्ट का ये रूल और ये रूल ध्यान रखना है ना, बहुत सही बात, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि तीन मैट्रिक्स दे रखे होंगे तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का पहले मल्टीप्लाई करो, देन मैट्रिक्स सी के साथ करोगे तो वो बराबर होगा किसके, कि मैट्रिक्स ए को छोड़ दो और बी और सी का मल्टीप्लाई पहले कर दो, देन सी के साथ करो तो वैल्यू बराबर होगी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, आपको ध्यान रखना है। आपको पूछ लेता है मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस दिस दिस, मतलब ABC मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है तीनों की, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, और आपको मल्टीप्लाई करने का ये भी कंसेप्ट समझ में आता है कि यहाँ पे n कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स में ये ऑर्डर और ये ऑर्डर, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दो मैट्रिक्स को, ठीक है ना। नाउ ओके, नाउ मूव टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या होती है, ठीक है ना। इनवर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलो इस इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यहीं से दिख रहा है ना, क्लियर तो दिख रहा है, कोई इशू तो नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर P
और Q मल्टीप्लाई में है और उसका इन्वर्स निकालना है, तो उसको क्या कर दो, उसकी पोजीशन चेंज कर दो और उसका इन्वर्स में लिख दो। जैसे PQ है, क्या इन्वर्स निकालना है, वो बराबर होगा Q के इन्वर्स माइनस Q के इन्वर्स डॉट P इन्वर्स। मैंने क्या करा, Q को आगे ले लिया, P को ले लिया और -1 कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि P-1 को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है और उसका वापस इन्वर्स करने का बोल देगा, तो वो मैट्रिक्स ही होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी आपको क्लियर हो गया होता। मैं यही बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, जब आप मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि M क्रॉस N का मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स B दे रखा है, N क्रॉस P का मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बराबर ये होगा, तभी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। और अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट का ऑर्डर आपको अगर लिखना है, तो उस रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा कि मैंने AB को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा M क्रॉस P। आई होप ये समझ में आया होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये बराबर ये होना चाहिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। ओके, तो और इन्वर्स के बारे में अपन ने देख लिया है। एक मिनट, इन्वर्स के बारे में अपन ने देख लिया था, ये प्रॉपर्टी होती है। देखो, जैसे कि नंबर ऑफ बहुत सारे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ब्रैकेट में दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, D दे रखा है, E दे रखा है। अगर इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स निकालना, तो उसमें सारी को क्या करोगे आप, पोजीशन चेंज कर दो। E इन्वर्स 1, D का इन्वर्स, C का इन्वर्स, B का इन्वर्स, A का इन्वर्स, ठीक है ना। है, ये करना है अपने को। आप इसको आगे ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो, फिर इसको ले लो। ये होता है इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक और सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है ए, उसका इन्वर्स का इन्वर्स निकालने का बोले, तो उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये लेक्चर को यहीं तक अपन ख़त्म करते हैं। आगे अपन पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी कंडीशन देखेंगे। अपन सोल्व तो कर रहे हैं, अपन रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करना मतलब अपने को खाली कंडीशन देखनी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो यार, रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और आपको जब ऐसा लगता है ना कि आप थक गए हो, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तब ये लेक्चर चालू कर लो ना तुम। ये लेक्चर चालू करो, माइंड में चलता रहेगा। गाना ना सुनने की बजाय आप ये लेक्चर सुनो, ताकि आपको माइंड में बनता रहेगा कि चलो ठीक है, हाँ मतलब ये प्रॉपर्टीज होती है, ये होता है। आई होप इतना मैं जो भी बोल रहा हूँ क्लियर हुआ होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।